Good morning, students. Class 7th, chapter 1st. Beta, welcome to our online classes. How are you, beta? Are you fine? Okay. Now we will start chapter 1st. भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण. Language, dialect, script and grammar. बेटा, हम इस समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हमें एक दूसरे से मिलते हैं अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। और वो हम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। यदि हम प्राचीन समय में जाकर के देखें तो आदि मानव संकेतों के द्वारा अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते थे। अगर आज हम देखें तो अब भी इसका प्रयोग होता है। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो भूख लगने पर किसका संकेत करता है? रोने का। और जब हम किसी के प्रशंसा और सम्मान में ताली बजाते हैं या फिर छुट्टी के समय जो बैल बजती है वो किसका संकेत होता है? छुट्टी होने का। तो ये सब क्या होते हैं? मनोभाव को या जिज्ञासाओं को प्रकट करने का माध्यम है। लेकिन हर बात को केवल संकेतों के द्वारा समझना या समझाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए भाषा की आवश्यकता महसूस हुई, उसको बोलने और लिखने की आवश्यकता महसूस की गई। तो भाषा का मूल जो है किसमें होता है? ध्वनि होती है। भाषा के मूल में क्या होती है? ध्वनि। भाषा के लिए पहला प्रयास हम ध्वनि के माध्यम से ही करते हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण। जैसे क ख ग घ आदि। ठीक है। और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। आज जैसे लगा लीजिए, जैसे क है, क प्लस मैं जमा ले। ठीक है। कमल, यदि इसको एक तरीके से एक व्यवस्था के अनुसार जोड़ा जाए तो ये कलम बन जाता है। या फिर इसको हम पहले अगर मैं बोल दिया जाए, मैं कल, तो क्या ये सार्थक बनता है? नहीं ना। तो ये सार्थक नहीं बनता। इसलिए इनको एक क्रम में या व्यवस्था के अनुसार ही जब जोड़ा जाए तो यह सार्थक बनता है। और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है। तो जिसका उच्चारण मानव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करता है। शब्दों का प्रयोग कैसे करता है व्यक्ति? किस लिए? अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है। तो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो वो भी शब्दों का क्या होना चाहिए? एक क्रम होना चाहिए, एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। एक क्रम के अनुसार उन्हें जोड़ा जाए तभी वो वाक्य सार्थक बनता है। राम पुस्तक पढ़ता है, अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करें, जैसे पढ़ता है राम पुस्तक, तो ये सार्थक नहीं बनता है। इसलिए क्रम और व्यवस्था के अनुसार इन्हें जोड़ा जाता है, तभी यह सार्थक कहलाता है। ठीक है। तो भाषा के मूल में क्या है? ध्वनि है। और विभिन्न ध्वनियां ही भाषा रूप ग्रहण करती है। हिंदी में स्वर और व्यंजन तथा अंग्रेजी में ABCD अर्थात अल्फाबेट आदि इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो इस तरह से भाषा क्या है? एक व्यवस्था है जिसमें बंधकर ही हम किसी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बातों को सुन सकते हैं। पशु पक्षी भी पशु पक्षियों की भाषा व्यवस्था को हम मनुष्य नहीं समझ सकते, क्योंकि बेटा जो पशु पक्षी जीव प्राणी, हर प्राणी की जो है अपनी एक अलग भाषा होती है और जिनको समझना शायद हम मनुष्यों के बस की बात शायद नहीं है। कुछ हद तक है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। आपने देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा कि जब एक पक्षी बोलता है, जैसे कौवा है, अगर किसी कोए ने दूसरे कोए को मरा हुआ देख लिया तो वो काँव काँव अपनी ऐसी सांकेतिक भाषा में दूसरे कौओं को इकट्ठा कर लेता है कि वो दूसरे कोए वहाँ आकर के और वहाँ घेरा बना लेते हैं। जबकि
नॉर्मल कंडीशन में अगर कोआ बोले तो कोई कोए नहीं आते हैं। तो ये भी इनकी भी कोई अपने जो भाव और विचार होते हैं उनको प्रकट करने का अपना एक तरीका होता है। तो हम क्या कहेंगे, भाषा क्या होती है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा होती है 2 प्रकार की। पहला मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा देखो, मुख से बना है मौखिक, ठीक है। तो मौखिक भाषा क्या होती है? वह भाषा जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या सुनकर अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यह भाषा का स्थायी रूप नहीं है, यह परिवर्तनशील रहता है। दूसरा है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा कौन सी है? लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को लिखकर या पढ़कर आदान प्रदान करता है या समझता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब हम निश्चित चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा का जन्म होता है चिन्हों द्वारा, ठीक है। चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो वह कौन सा रूप ले लेता है? किसका जन्म होता है? लिखित भाषा का। यह भाषा का कृत्रिम रूप जो सहज रूप से हमें प्राप्त नहीं होता है, उसे सीखना पड़ता है, ठीक है। और ये जो लिखित भाषा है ये भाषा का स्थायी रूप होता है। लिखित भाषा का महत्व, इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। बेटा ये स्थायी रूप है, जैसे कि मैंने बताया, तो ये भाषा का स्थायी रूप है, इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है। जैसे देखो मौखिक भाषा क्या है, तो इसका स्थायी रूप नहीं है ये। क्यों? क्योंकि जो हमने बोला तो ये हम सिर्फ अब सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन हम इसी बात को कई वर्षों बाद यदि ध्यान करें, याद करें, तो शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। और यदि इसी बात को जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसी बात को यदि हम नोटबुक में लिख लेंगे ना, तो इसको हम वर्षों बाद तक भी हम उसे पढ़ सकते हैं। अब ये जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, ये भी पता नहीं कितने वर्षों पहले किसी के द्वारा लिखी गई होगी, उसके विचार, उसके भाव इसमें आए होंगे। तो ये क्या है? इसका स्थायी रूप है, और आगे भी पता नहीं कितने वर्षों तक हम इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्थायी रूप है। तो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकती है। यह भाषा को मानक रूप प्रदान करता है। बेटा आज के लिए इतना ही, इसको ना केयरफुली रीड करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।